हेलो बच्चों। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो समझ में आए। ठीक है, इतना कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में पूरा खत्म कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो राजस्थान के प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या है? सर, प्राचीन इतिहास तो हर किसी का है। देखो, प्राचीन इतिहास जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है वैसे देखा जाए। एक प्राचीन, एक मध्य, तीसरा आधुनिक। तो प्राचीनतम जो है उसको भी हमने देखा, प्राचीन तो है ही है। प्राचीन में भी हमने ये देखा कि मानव सभ्यता जब उसने सभ्यता पैदा हुई तो धीरे धीरे लोगों में समझ आई। धीरे धीरे लोगों में समझ आई, बुद्धि का विकास हुआ। पहले आदि मानव या हमारे जो पूर्वज थे वो पहले बंदर थे। धीरे धीरे उनके शरीर विकसित हुआ, वो धीरे धीरे मानव शरीर में परिवर्तित हुए। मानव शरीर में परिवर्तित हुए तो धीरे धीरे वो खानों के लिए भटके रहे कई कई दिनों तक। खानों के लिए भटकते रहे जिस कारण वह कई कई दिन उनको भोजन नहीं मिलता था। पहले तो उन्होंने कोशिश करी कि भोजन कैसे ही पेड़ पौधों से लिया जाए, लेकिन उनकी पार नहीं चली। तो उन्होंने सोचा क्यों ना जानवर ही मारे। तो सब पहले आदि मानव जो थे वो पहले समय में आपके क्या थे? आदि आदि मानव थे। और सभी क्या खाते थे? सभी के पूर्वज एक ही भाई। सभी क्या खाते थे? नॉन वेज। नॉन वेज मतलब पहले शिकार करना, लोग पशुओं का उनको खाना, और कच्चा ही मांस खाते थे। किसी कारणवश दो पुत्रों को वह आपस में घर्षण कर रहे थे, घिस रहे थे, शिकार करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पहले सोचा कि क्यों ना मैं पत्थरों से शिकार करूं। पत्थरों से शिकार करने लगे जानवर। फिर उन्होंने गोल भाटा लिया, गोल पत्थर लिए, तो उससे उनको अंदाजा लगा कि गोल से कुछ नहीं होगा। फिर नुकीले से लिया, नुकीले से उन्होंने देखा कि भाई हाँ, ये तो नुकीले से मर रहा है, नुकीला पत्थर होना चाहिए, नुकीला भाटा होना चाहिए। नुकीला पत्थर भी उनके समझ में आ गया, लेकिन वो नुकीला पत्थर को फिर उन्होंने क्या करा, एक डंडे में, एक बांस में या एक लकड़ी के टुकड़े में उसको बांधा और बांध के उसका शिकार करने लगे। लेकिन मैं घर्षण वाली बात बता रहा था कि धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ तो मानव ने सोचा, मानव दोनों पत्थरों को घिस रहा था तो उसमें से एक चिंगारी आग की उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि ये क्या चिंगारी है, ये तो कुछ अलग ही है। उन्होंने देखा कि ये क्या चिंगारी है कि जिससे कुछ ज्यादा ही नई चीज है ये तो उन्होंने वो आग जलाने की कोशिश करी और पत्थरों को घिसना चाहा। पत्थर को घिसते घिसते रहे, कैसे उनकी आग जली। उन्होंने सोचा क्यों ना पशु को जला के देखते। उन्होंने कैसे पशु को जला के देखा। पशु को जला के देखा तो उसमें थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने की कोशिश करी, उन पर खाया नहीं गया, ऐसे ही हुआ होगा। फिर उन्होंने ठंडे होने का वेट किया। ठंडे होने का वेट किया उन्होंने। ठंडा होने के बाद उन्होंने पशु को खाना स्टार्ट किया। उन्हें टेस्ट लगा। तो जब से उन्होंने पशुओं या अपने जो भोजन है उसको पकाने की विधि स्टार्ट कर दी। और इसी वजह से उन्होंने सोचा यार ये क्या चीज है कि इससे हमारे चीजें और अच्छी हो जा रही हैं और हमारा जीवन बहुत आसान हो जा रहा है। और धीरे धीरे आग का प्रयोग से वो जानवरों को अपने जानवरों से, जंगली जो जानवर थे जो झाओं और गुफाओं में रहते थे, उनको दूर भगाने की
भगाने में सफल थे। और आग से ही वो क्या भोजन बनाना और आग से ही मतलब बहुत सारे चीजों का प्रयोग करने लगे। तो आग उनके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बन गई। जैसे आज के समय में मोबाइल है हमारे जीवन में, तो उन्होंने सोचा यार आग तो हमारे जीवन में बहुत पवित्र काम कर रही है, तो उन्होंने आग को ही क्या देवता मान लिया और उसको अग्नि देवता के रूप में प्रकट करने लगे। आजकल हम देखते हैं शादी ब्याहों में यदि जो शपथ लेते हैं, यदि फेरे लेते हैं, तो वो आग के लेते हैं, क्योंकि हमने आग को ही पवित्र माना है। आग को ही हमने क्या पवित्र माना है, और आग को हमने पवित्र माना है, पवित्र को साक्ष्य मानकर उन्होंने शादी स्टार्ट करी। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो पाषाण काल जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक पत्थरों का काल है। पाषाण को ही अर्थ है मतलब पत्थर। और पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा राजस्थान में इतनी पाषाण काल की ज्यादा इतिहास है नहीं। तो पाषाण काल पढ़ेंगे राजस्थान में पहले, क्योंकि सबसे पहले मानव सभ्यता यहीं से स्टार्ट हुई, पत्थरों से ही शुरुआत करी उन्होंने। पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में बेटा कुछ नहीं है, पहले पत्थरों से शिकार करता था, धीरे धीरे वो आपके एलिमेंट या मेटल या एक कुछ भी कह लीजिए उस पर परिवर्तित हुआ, ताम्र पाषाण काल। फिर कांस्य का यूज किया उसने, कांस्य भी बहुत अच्छी लगी उनको। फिर कांस्य से लोहा उनको अच्छा लगा। फिर महाजनपद, जब उन्होंने लोहा का आविष्कार कर लिया, लोहे का आविष्कार कर लिया, तो फिर लोहे का आविष्कार करने के बाद उन्होंने युद्ध में लड़ने की कोशिश करी। जब वह युद्ध में लड़े, तो युद्ध में लड़ने के बाद उन्होंने देखा, धीरे धीरे अपने नगर का विस्तार करा। नगर से पहले गांव से शहर में गए, शहर बसाया, शहर को ही उनको जनपद कह दिया। फिर जनपद से कई सारे जनपद को शिकार करते रहे, शिकार क्या लड़ाई में जीतते रहे, युद्ध करते रहे। जब लोहा का आविष्कार कर लिया तो उन्होंने भाई वो तो जाहिर सी बात है, वो तो मानव बुद्धि में विकास हो गया। अब बुद्धि में विकास हो गया तो फिर वो क्या करें, इसलिए उन्होंने जनपद जो रहन सहन थे अपने, उन्होंने भूमि के लिए लड़ाई स्थापना करनी स्टार्ट करी, जिस कारण वह महाजनपद काल में कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। फिर महाजनपद काल के बाद आता है मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्ता काल, फिर गुप्तोत्तर काल। ये आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हैं। ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल राजस्थान में पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है? कार्लाइल को। कार्लाइल को राजस्थान का पुरातत्व का जनक बोला जाता है। 1870 में ऐसा हुआ था कि सीएट हैकेट को जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से हस्तकुठार प्राप्त हुई। सर हस्तकुठार क्या है? हाथ से चलने वाले पत्थर औजार। ठीक है, हाथ से चलने वाले पत्थर के औजार मिले। जब हाथ से चलने वाले पत्थर के औजार मिले, उसको पत्थर को ही मैंने बोला कि आप पत्थर को ही संस्कृत भाषा में या पुरानी भाषा में या प्राचीन भाषा में पाषाण बोलते हैं। अब जब हाथ से चलने वाले पत्थर के औजार मिल गए तो उनके मन में और शंका हुई, उनके मन में और रुचि उत्पन्न हुई। मरता मरता क्या ना करता, उनके दिल में और ख्वाहिश बढ़ी, जिज्ञासा जगी कि यार ये 1870 में जब जयपुर में और इंद्रगढ़ में हस्तकुठार मिलनी स्टार्ट हो गई, और वो भी इतनी साल पुरानी कार्बन डेटिंग उसकी करके, तो फिर सेनेटर को भेजा।
फिर सेनेटर को झालावाड़ से ऐसे ही उपकरण प्राप्त हुए मिले। फिर बी आलचिन को जालोर से हस्तकुटार प्राप्त हुए और इन खोजों से यह सिद्ध हुआ होता है कि राजस्थान की धरती पर प्रागैतिहासिक मानव निवास करता है और उनसे औजार का निर्माण व प्रयोग किया। बनास घाटी में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रस्तर उपकरण मिले हैं जो मानव गतिविधियों के पुरातात्विक प्रमाण हैं। देखो, मानव जब सभ्यता का उत्पन्न कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको पानी तो लाइफ में इंपॉर्टेंट है ही। पानी पिएगा तो पानी आए कहां से? पानी नदी में, तो नदी में ही उसकी नदी के आसपास ही वो रहेगा। तो मैं ये बनास नदी का आपको ये अपवाह तंत्र दिखा रहा हूं, सिस्टम दिखा रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या बनास नदी, और बनास नदी में हम पढ़ेंगे आगे चल के बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता कहां पर है? कोठारी नदी किनारे, कोठारी नदी। और ये कहां मिल जाती है? ये बनास नदी में मिल जाती है। कहां पर? नंदराय गांव में, भीलवाड़ा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बागोर जो है ये प्राचीन इतिहास का एक प्रकार से हम कहते हैं पालना बोलते हैं इसको। पालना समझते हो, जैसे बच्चों को पालते हैं, ठीक है ना, पालना बोलते हैं। अब एक चीज और है, एक चीज समझिए, जो आहड़ नदी है वह उदसागर झील के से पहले तो वह कहलाती है आहड़ नदी, और उदसागर झील के बाद वह बेड़च नदी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं बेड़च नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि ऐसा क्या है सर कि हम बागोर को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। बागोर को बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं कि बागोर जो है सबसे राजस्थान का प्राचीन सभ्यता का पालना है। तो पहले बच्चे से स्टार्ट करते हैं, जब बड़े बूढ़े पे आएंगे। तो बागोर पड़ता कहाँ है? बागोर पड़ता है भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी के किनारे स्थित है ये बागोर। इसे राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि यहां मानव के प्रारंभिक जीवन के प्रमाण मिले हैं। बागोर में जिस स्थान पर उत्खनन हुआ है उसे महासतिया कहा जाता है। यहाँ के उत्खननकर्ता कौन थे? प्रसिद्ध पुरातात्विक वीएन मिश्र। कौन? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967 और 1970 के बीच में यहाँ उत्खनन कार्य शुरू किया था। बागोर सभ्यता की विशेषता यह है कि यह स्थल मध्य पाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाण काल तक फैला हुआ है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं बागोर कहां है। देखो ये रहा बागोर, ठीक है। आहड़ नदी भी जाके मिलेगी। और ये है आपकी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे नक्शे में। इसके बिना आपको मैंने आसान बनाया, आपके लिए बनाने की कोशिश करिए। तो प्रमुख साक्ष्य खोजे थी लघु, इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले? लघु पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथिक, ठीक है। पशुपालन के प्रमाण मिले। भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तांबे की छेद वाली सुई मिली है यहाँ से सबसे पहले। और यहाँ पर सांस्कृतिक स्तर को 3 भागों में बांटा है। भाई पहले तो ये बांटा गया कि शिकारी जीवन शैली, फिर पशुपालन व कृषि की शुरुआत करी उन्होंने,
और सबके साथ खाद्य सामग्री व बर्तन भी मिले हैं वहां से। और तीसरे पर लोह उपकरण का प्रयोग। पहले उन्होंने शिकारी पत्थरों से यूज किया है, फिर उन्होंने पशु पालने स्टार्ट कर दिए हैं मानव ने, कृषि के ऊपर वो डिपेंड होने लगा है, निर्भर होने लगा है। तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। दूसरा फैक्ट है पाषाण काल का, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा आपका पड़ता है बाड़मेर में। यह लूड़ी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्री हैं। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं यहां से? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन के प्रमाण, और यहां से सबसे इंपोर्टेंट अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठानों का संकेत है। ये भाई अग्निकुंड तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। तीसरा पाषाण काल का मुख्य केंद्र था पंचमदरा, बाड़मेर में पड़ता है। यह लूड़ी नदी के किनारे है। यह लूड़ी नदी के समीप होने के कारण यहां मानव निवास की संभावना रही। चौथा है बूढ़ा पुष्कर, अजमेर में पड़ता है। पांचवा जायल नागौर में, डिडवाना नागौर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थान हैं, स्थल हैं पाषाण काल के। पहला क्या है? बागौर, दूसरा तिलवाड़ा, तीसरा पंचमदरा, चौथा बूढ़ा पुष्कर, पांचवा जायल, छठा डिडवाड़ा। ठीक है। अब इसके बाद ताम्र पाषाण काल आ जाता है। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, मानव में बुद्धि आने लगी धीरे धीरे। तो उन्होंने पहले पशुओं के शिकार करने के लिए पत्थरों का यूज किया, और पत्थरों से धीरे धीरे वह ताम्र पर आ गए। ताम्र के साथ उन्होंने पाषाण मतलब पत्थर का उपयोग करा। तो इसीलिए इस काल को क्या बोल दिया? जिस समय में पत्थर के साथ ताम्र धातु का उपयोग करते थे मानव सभ्यता या आदिवासी लोग, वही ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। यह आहड़ सभ्यता है, सबसे मुख्य केंद्र ताम्र पाषाण काल का। यह सभ्यता बनास नदी व उसकी सहायक नदी आयड़ नदी के किनारे स्थित है। इसका अन्य नाम है बनास नदी सभ्यता भी कहा जाता है इसको। आहड़ सभ्यता को बनास नदी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसके प्रमुख केंद्र आहड़ होने के कारण इसे आहड़ सभ्यता से भी अधिक जाना जाता है। खोजकर्ता, इस सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। ठीक है। इसकी सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल जी ने। अब आहड़ सभ्यता देखते हैं। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम आहटपुर या आठपुर था। स्थायी नाम इसको बोलते थे धूलगोट। भौगोलिक स्थिति बनास नदी की सहायक आहड़ नदी के किनारे स्थित है। ये वर्तमान में यह उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ नदी उदयपुर झील से पहले तो इस नदी को आहड़ नदी से नाम से जानते हैं, और उदयपुर झील के बाद इसी नदी को जो हाड़ नदी बोलते हैं उसको बेड़च नदी से जानते हैं। इसके उत्खननकर्ता, पहले उत्खननकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास, बाद में रतन चंद्र अग्रवाल जी इसके उत्खननकर्ता हुए। उनके मन में जिज्ञासा उठी। और सबसे लंबे समय तक दीर्घकालीन नेतृत्व किसने किया था? हंसमुख धीरज सांगलियान जी ने। अंतिम उत्खनन कौन थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र। अंतिम कौन थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो ताम्र पाषाण काल के प्रमुख केंद्र सबसे पहले आहड़ था। अब चलते, आहड़ एक व्यापारिक केंद्र भी था। क्या था आहड़? एक व्यापारिक केंद्र भी था। विदेशी सभ्यताओं से संबंध भी था। ताम्रवती नगरी के रूप में प्रसिद्ध था।
मुख्य साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से? तांबे की भट्टियां, जिस कारण इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। सिलबट्टा मिला है यहाँ मसाले को पीसने के लिए। लाजवर्त मन के मिले हैं, नीले रंग के पत्थर, जो सीधे कहाँ मिलते हैं? अफगानिस्तान से मिलते हैं। इससे ये पता पड़ता है कि हमारे संबंध विदेशी विदेश से भी संबंध थे हमारे अच्छे खासे। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र हमारे देश में होता ही नहीं। तो ये उन्होंने देखा कहाँ से, ये ईरानी सभ्यता से है। ये ईरानी सभ्यता से है। अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है। अपोलो तो यूनानी सभ्यता से संपर्क का प्रमाण है ये। काले व लाल रंग के मृदभांड मिले, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के। स्थानीय भाषा में इन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। ठीक है, यहां से 6 चूल्हे वाला मिला है। 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं। तो इससे प्रमाण लगा है कि यहाँ संयुक्त परिवार रहता होगा या सामूहिक भोजन व्यवस्था रहती होगी। सबसे बड़ी बात, यहाँ 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला है, 2 मुंह वाला। और बनास की सभी शाखाओं पर बैल की मण मूर्ति मिली हुई है। इसे बनास का बैल भी कहा जाता है। यह बैल की मण मूर्ति कृषि आधारित जीवन शैली का प्रमाण है। बैल की उपस्थिति से खेतीबाड़ी का विकास का संकेत मिलता है। पत्थर की नींव लेकिन कच्ची ईंटों से बने मकान। पत्थर की तो नींव मिली है लेकिन कच्ची ईंटों से मकान बने। ईंटों की मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग किया गया है। लाश व शव के साथ आभूषण, गहने जो पूर्व जन्म से विश्वास रखते हैं, ये भी प्रमाण मिलते हैं। थप्पे, रंगाई छपाई का प्रमाण भी मिले यहाँ, उद्योग। इससे यहाँ बाट भी मिला है, जिससे प्रमाण होता है कि व्यापार व वाणिज्य के प्रमुख केंद्र भी थे ये। यहाँ गेहूं, चावल, ज्वार ये भी प्राप्त हुए हैं, इनके बीज भी प्राप्त हुए हैं। तो इनसे ये सिद्ध होता है कि ताम्र पाषाण काल में मानव सभ्यता के लोग खेती भी यूज कर रहे थे। खेती के साथ वह चूल्हा, देखो 6 चूल्हे वाला यूज कर रहे थे। 2 मुंह वाला चूल्हा यूज कर रहे थे। पत्थर की नींव यूज कर रहे थे मकान बनाने के लिए। और मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का यूज कर रहे थे। और ईंटों में मजबूती के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग। कितने बेहतर इंजीनियर थे पहले, कि बहुत ही पहले प्राचीन सभ्यता में ही लोगों ने ईंट का आविष्कार कर दिया था मकान बनाने के लिए। और लाश व शव के साथ आभूषण मिले हैं, जिससे पूर्व जन्मों में विश्वास होने का आधारित मिला है। थप्पे, रंगाई छपाई का उद्योग मिला है। बाट, व्यापारिक व वाणिज्य के प्रमुख स्रोत मिले हैं। गेहूं, चावल, ज्वार ये भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता का दूसरा केंद्रक है गीलुंड। गीलुंड बनास नदी के तट पर है, जो राजसमंद जिले में है। यहाँ खुदाई में मोंडिया मगरी नामक 2 टीले पर स्थित है। मोंडिया मगरी एक पर्वत है, या कह लीजिए 2 टीले हैं, या एक प्रकार से कह लीजिए एक प्रकार से पहाड़ या ऊंची कोई ऊंचा स्थल। ठीक है। प्रसिद्ध पुरातात्विक वीवी लाल, वीएस सिंधे और गैगरी पोशल द्वारा उत्खनन किया गया यहाँ का। यहाँ के पुरातात्विक साक्ष्य हैं पक्की ईंटें, मिट्टी के खिलौने, है ना, पत्थर की गोलियां मतलब कंचे एक प्रकार से, लेकिन पत्थर के थे। और कंचे जो होते हैं वो कांच के बने होते हैं। हाथी दांत की चूड़ियां, 5 प्रकार के मृदन भाण, ये भी यहाँ आहड़ सभ्यता के दूसरा केंद्रक मिला है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा। आहड़ सभ्यता के मुख्य केंद्रक बालाथाल भी था। यही स्थान है आपका उदयपुर में। उत्खनन करता कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र।
प्रमुख साक्ष्य लोहे की भट्टियां, लोहे धातु में प्रयोग का प्रमाण, 11 कमरों का भवन, संगठित नगर योजना, पानी का नलकूप, ट्यूबवेल, जल निकासी की उन्नत प्रणाली, हाथ से बुना हुआ कपड़ा और बलाथाल से मिले कुछ औजार, मकान, कृषि उपकरण हड़प्पा सभ्यता से मेल खाते हैं। इसलिए यह दर्शाता है कि बालाथल का संबंध हड़प्पा सभ्यता से रहा है। यह दर्शाता है कि बालाथल का हड़प्पा सभ्यता से संपर्क रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्रक ओजियाना, ये कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है, भीलवाड़ा। प्रमुख उत्खननकर्ता कौन थे? BR मीणा, आलोक त्रिपाठी। प्रमुख साक्ष्य गाय व बैल की मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृद मूर्तियां लैटिन शब्द जिसका अर्थ है पकी हुई मिट्टी, एक प्राचीन और पारंपरिक कला है। ये प्राकृतिक मिट्टी जिसके आकार देना आग में पकाया जाता है, प्राकृतिक मिट्टी जिसे आकार देकर आग में पकाया जाता है। बैल की मूर्तियां बनास घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान है। बैल की मूर्तियां बनास घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, अब आते हैं कांस्य युग। कांस्य युग ऐसा था, धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ तो उन्होंने ताम्र का यूज किया। फिर तांबे को यूज करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा था कि तांबे में, पहले तो तांबा यूज कर रहे थे, फिर उन्होंने कांसे का यूज किया। कांसे क्या था? कांसा एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबा, जो मतलब कह सकते हैं 80 से 90% तांबा मिला होता है उसमें, और 10 से 12% या 12 से 15% या 10 से 15% उसमें टिन धातु से मिलकर बनता है आपका क्या? कांस्य। तो फिर वो कांस्य पे आए तो उन्होंने कांस्य की विशेषता जानकर वो थोड़े उपकरण बनाने लगे। इसका भौगोलिक क्षेत्र, तो जो भी इसकी आगे की जो वीडियो है, आगे ये कांस्य युग जो पढ़ेंगे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ठीक है।